हाँ तो प्यारे बच्चों, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये पोइम बहुत ही प्यारी है जिसका नाम चीटी है। तो ये पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की जीवनी के बारे में बताना चाहूँगी। जो पंत जी हैं हमारे बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था, अल्मोड़ा के निकट कोशानी नामक गांव में। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता चल बसी। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनका पालन पोषण प्रकृति की गोद में ही हुआ था और इनकी माता के बाद इन्हें थोड़ा सा प्यार अपने दादी दादा का भी मिला था। पंत जी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पाठशाला में पूरी करते हैं और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए ये मंझले भाई के साथ बनारस चले जाते हैं। यानी प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा थी वो अल्मोड़ा में ही हुई थी। अल्मोड़ा कौसानी के निकट ही है। कौसानी में इनका जन्म हुआ था और अल्मोड़ा में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। यानी कि वहाँ से थोड़ी सी दूर पर था तो वहाँ जाकर ये अपनी पढ़ाई किया करते थे। जब इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली तो उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये 1919 में अपने भाई के साथ बनारस चले गए थे। यहीं पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की थी और अपना नाम भी इन्होंने बदल दिया। इनका प्रारंभिक नाम था गुसाई दत्त। अब उन्होंने शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना गुसाई दत्त से नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत जी रख दिया था। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ ठाकुर के काव्य से हुआ था। इन्होंने कवि कर्म को अपने जीवन का सबसे बड़ा ध्येय बना लिया। ये भी छायावादी कवियों में से मुख्य माने जाते हैं और प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं क्योंकि इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था और ये एक तरह से आशावादी कवियों में भी गिने जाते हैं। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ काव्य से शुरू हुआ था। इन्होंने कवि कर्म को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों में से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। रोमांटिक कविताएं भी लिखा करते थे, लेकिन सरस्वती पत्रिका में कविताएं प्रकाशित होने से इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा फैली थी और ये महान व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लोकप्रियता प्राप्त करके इस संसार से 1977 में विदा हो गए। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं बीड़ा, पल्लव, लोकायतन, गुंजन, ग्रंथि, ये सब इनकी क्या है रचनाएं हैं। अब चीटी का जो बहुत ही प्यारा सा आपका चैप्टर है पोइम्स है, ये मैं इसको आपको पढ़ाना चाहती हूँ। और इसमें चीटी के माध्यम से एक पोइम नहीं है चीटी। इस चीटी के माध्यम से लेखक यानी सुमित्रा नंदन पंत जी हमें बहुत ही प्यारा सा संदेश देना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो आज के समय के वो युवा हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते। चीटी एक छोटा सा प्राणी है, नन्हा सा, जिसके ना ही तो पैरों में ज़्यादा ताकत है ना ही शरीर में ज़्यादा ताकत है, लेकिन फिर भी छोटा सा प्राणी होने के कारण भी वह अपने आप को फ्री नहीं बैठाता है बल्कि पूरा दिन किसी न किसी काम में लगी रहती है। और यहाँ ये बताया गया कि चीटी को देखो, एक नन्ही सी तो है लेकिन अपने शरीर से भी 10 गुना ज़्यादा कार्य कर पाती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं और इसमें से 4-5 लाइनें बोर्ड में आ जाती हैं और आपको जो लिखना होता है इसमें पहले चैप्टर का नाम, लेखक का नाम और आपके जो आपकी इसकी पूरी की पूरी संरचना होती है, कहने का मतलब जिसको हम एक तरह से व्याख्या कहते हैं, उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। तो आप सही से इसको एक एक बार देख लें।
तो चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा। यानी कि स्मितानंदन पंत जी कहते हैं कि जब मैंने चींटी को देखा तो मेरे मन में एक अजीब सा भाव उत्पन्न हुआ। वह क्या थी? एक सरल छोटी सी काली रेखा के समान थी। तमके तागे सी जो हिल्डो, यानी ये चींटियों की जो कतार चलती है लंबी लंबी, क्योंकि एक समूह बना करके चलती है ये, तो अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक तागा धरती पर गिरा हुआ हो, क्योंकि नन्हे नन्हे पैरों से चलती हुई केवल एक धागे के समान दिखाई देती हैं। चलती लघुपथ, यानी जब चलती है तो अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हैं। पल पल मिलजुल, और ये एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलती हैं। पिपीलिका की भांति देखो न किस भांति, काम करती है सतत कन कन करके चुनती अवतरित, यानी लगातार अपने काम में लगी रहती हैं, पल भर को भी आराम नहीं करती हैं। कन कन करके चुनती अवतरित, कहने का मतलब एक एक कन करके अवतरित चुनती हैं। बहुत ही परिश्रमी होती हैं और उन दिनों के लिए, बरसात के लिए अपना ये कुछ बचा करके रख लेती हैं। अभी मैं तुम्हें आप लोगों को जो बहुत ही प्यारा सा चींटी के माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, जो चींटी और टिड्डे की है। काफ़ी सालों पहले से एक चैप्टर था हमारा टॉमी का, तो उसमें टॉम वाला चैप्टर था, उसमें एक चींटी और टिड्डे की कहानी होती है। तो बहुत प्यार से उसमें जो बताया गया है कि एक चींटी और एक टिड्डा होते हैं और वो दोनों एक तरह से मित्र ही होते हैं। तो चींटी जिस समय परिश्रम करके अपना खाद्यान्न इकट्ठा करती है बरसात के मौसम के लिए, क्योंकि बरसात में इनके जो सुराग होते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है, तो रहने की जगह नहीं रहती है, और फिर जो खाने का सामान है इनका वो भी सारा बेकार हो जाता है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए तो ये छिप जाती है। सभी लोग देखते हैं कि चींटियाँ कुछ दिन के लिए रहती हैं और कुछ दिन के लिए बिल्कुल गायब हो जाती हैं। जाड़ों के मौसम में चींटियाँ कभी दिखाई नहीं देती, तो ये कहीं ना कहीं अपने ऐसे मकान बना लेती हैं धरती के अंदर कि इन्हें पूरा 6 महीने तक खाने के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। तो उस समय जो टिड्डा था वो आराम से धूप में बैठकर मौज मस्ती लिया करता था, लेकिन चींटी परिश्रम करके अपना भोजन एकत्र कर लेती है और पूरा दिन टिड्डा होता गाया करता था और उसका किसी प्रकार का कोई काम नहीं था। अब मौसम चेंज हो जाता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं था टिड्डे के पास, 24 घंटे आराम से बैठा रहता है। उधर चींटी आराम से अपने घर के अंदर रहती है, क्योंकि उसके पास साल भर के खाने के लिए बहुत कुछ था। जब उसके पास कुछ नहीं होता है तो टिड्डा बहुत ज़्यादा भूखा होता है और सोचता है कि आखिर क्या करना चाहिए। तब उसे याद आता है कि चींटी के पास तो बहुत कुछ है, क्यों ना मैं वहीं जा करके मांगूँ। तो वो चींटी के पास जाता है और चींटी के पास जा करके चींटी से बड़े प्यार से कहता है, प्लीज़ गिव मी सम फूड टू ईट, कृपया मुझे थोड़ा सा खाने को दे दो। लेकिन चींटी बड़ा ही क्लासिकल उसे आंसर देती है, व्हाट वर यू डूइंग इन समर। टिड्डा उसकी रिप्लाई करता हुआ कहते हैं, आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट। चींटी बड़ा क्लासिकल उत्तर देती है, बोलो ओ आई सी यू सैंग देन गो एंड डांस, यानी जब तुमने गाया तो जाओ नाचो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही प्यारा सा मतलब ये उसके लिए क्लासिकल उत्तर था, ताकि समझ में आ जाए कि अगर हम परिश्रम करेंगे तभी हमें कुछ प्राप्त होगा, लेकिन हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि चींटी बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होती है और कन कर करके क्या करती है, अवतरित चुनती है, यानी कि अपना भोजन एकत्र करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। क्या करती है? जिस प्रकार से औरतें गाय भैंसों को चराती हैं और उनकी निगरानी करती है, वैसे ही चींटी भी करती है, यानी कि गाय को चराती है और धूप भी खिलाती है और बच्चों की भी अपनी निगरानी करती है। लड़ती अरी से तरी न डरती, और किसी भी चीज़ से कभी डरती नहीं है, कितनी भी खतरनाक जगह हो चींटी कभी नहीं डरती, क्योंकि अगर तलवार की धार हो और इंसान से कहा जाए कि आप चल लो, तो इंसान तो उसे देखते ही डर जाएगा। लेकिन अगर चींटी से कहा जाए और उस पर कोई मीठा लगा हुआ हो तो चींटी उस मीठे को सूंघकर तलवार की धार पर भी चढ़ जाती है, अर्थात वो कभी भी किसी चीज़ से डरने वाली नहीं है। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी एक ऐसा प्राणी है जो सबका भला चाहता है,
अगर एक मनुष्य को कोई पैसे का ढेर मिल जाए तो वो कभी किसी को बताएगा नहीं, जाएगा और चुपके से उठा करके ले आएगा। लेकिन चींटी इतना अच्छा परिश्रमी प्राणी है और सबका अच्छा चाहने वाला है कि अगर उसे एक चीनी की खुशबू आ जाए तो जा करके अपने पूरे समूह को बुला लाती है कि चलिए भोजन है, एकत्र करते हैं। तो इस प्रकार वो एक नहीं दल के दल चलते हैं। घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी को जनपद बुहारने वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर चीनी के दाने रास्ते में पड़े हों, घर में पड़े हों, तो चींटी आएगी और उसको खाकर समाप्त कर देगी। चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी को प्राणी बोला गया है, लेकिन कैसे सामाजिक? क्यों? क्योंकि हम सभी देखते हैं कि चींटियाँ चीनी में भी हो जाती हैं, चींटियाँ हमारे आटे में भी हो जाती हैं, चींटियाँ हमारे दाल में भी हो जाती हैं। लेकिन कोई भी इंसान चींटी के इस चीज़ को होने पर फेंकता नहीं है, बल्कि धूप में रखकर चींटी को साफ करके उस चीज़ को खाने के प्रयोग में ले लेता है। तो इसीलिए चींटी को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। श्रमजीवी यानी अत्यधिक परिश्रम करने वाला, नागरिक यानी अच्छे नागरिकता के गुण। देखा चींटी को उसके जी को। पंत जी कहते हैं कि जब मैंने चींटी को देखा और उसके जी को देखा, भूरे बालों की सी कतरन, तो मुझे एक छोटे से भूरे बालों की सी कतरन दिखाई दी। यानी कोई इंसान छोटे छोटे बाल काट देता है तो जिस प्रकार उसकी कतरन नीचे धरती पर पड़ी होती है और बस ऐसा लगता है कि बस एक छोटे छोटे धागे पड़े हुए हैं, ऐसे ही भूरे बालों की सी कतरन चींटी चलती हुई दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन। वो अत्यंत छोटी, ये सब जानते हैं, और उसका छोटापन छिपा नहीं है, क्योंकि जब वो काम करती है तो बड़े बड़े करती है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह पूरे समस्त पृथ्वी पर विराजमान है और कहीं से कहीं भी पहुंच जाती है। विचरण करती श्रम में तन में, वह जीवन की जिंदगी अक्षर। हमेशा विचरण करती रहती है और चींटी कभी भी अपने कार्य से थकती नहीं है। आज यहाँ है तो कल वहां पहुंच जाएगी। दिन भर में पता नहीं वो कितनी देर परिश्रम करती रहती है। वह भी क्या देही है तिलसी, यानी कि चींटी की तुलना तिल से भी की गई है। प्राणों की रिमझिम सी दिन भर वह मीलों चलती, यानी रिलमिल झिलमिल करके न जाने क्यों लघु लघु पदों से 1 किलोमीटर नहीं बल्कि मीलों चलती है, कई किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अथक कार्य से कभी नहीं डरती, यानी चींटी कितना भी कार्य आ जाए अपने कार्य से कभी भी डरती नहीं है। क्योंकि अगर कोई बिच्छू मरा हुआ हो, ततैया मरी मिल जाए, तो चींटी कोशिश करती है कि एक टांग बढ़ के उसको अकेली ही ले जाए। लेकिन जब उससे अकेले से कोई उसका खाने का सामान नहीं उठता है तो अपने साथियों को बुला लाती है हेल्प करने के लिए, जो कि उसके साथियों से भी 10 गुना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी उसको खींचने की कोशिश करती है। तो ये आपका चैप्टर था चींटी, और इसका एक चैप्टर और है, दूसरी पोइम है जिसका नाम है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, अच्छे से अच्छे इसके बारे में सही से तैयारी करें, और इसको 2 बार देखेंगे तो आपका ये पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल जाए।